Namaskar, my all student of class 10. I'm your English mentor, brought to you a new chapter from your main course book, First Flight. We have completed 2 chapters. Now today in this video, we'll go through chapter number 3, 2 stories about flying. 2 parts of this chapters are there. First part, we'll see his first flight, written by Liam Flaherty, and second part is the Bragg aeroplane. Frederick McCarthy has written this. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे. दोनों स्टोरी बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये फ्लाइट से रिलेटेड है. फ्लाइट इज कॉल्ड, एक तो अगर मैं आपको सीधे फ्लाइट बोलूँ तो यू विल से एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन. एंड इन फर्स्ट थिंग, यस दिस इज देयर इन द सेकेंड वन, बट फर्स्ट में flight is called when you are going up high in the sky. That is flight, यानी कि उड़ना, and that is related with a seagull. ठीक है, seagull से related है. seagull is an animal. तो पहली स्टोरी में एक बर्ड, सी बर्ड की बताई गई है एक स्टोरी, और सेकेंड स्टोरी में एक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के बारे में है. दोनों में ही हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है, बट दोनों स्टोरी बिल्कुल अलग हैं एंड रिटन बाय एज वेल बोथ द डिफरेंट राइटर्स. So we'll see some author's information, value points, some extract based question answer and some short question answer. I'll provide you the summary, go through that. So we'll start First Flight chapter number 3, 2 stories about flying, part number 1, his first flight. सबसे पहले हम ये देखते हैं. The author is Liam Flaherty. He was an Irish novelist and short story writer. इनकी एक short story हम पढ़ रहे हैं इस फॉर्म में. He was born on 28 August 1896 and breathed his last on 7 September 1984. He was born in remote village of Gotsnakapal in Galway. In 1908, he went to Rockwell College and he became a popular literary figure with his best-selling novel, The Informer, that has come in 1925. The next novel, Return of the Brute, was also a great success. O'Flaherty will be remembered as a major voice in Irish literary renaissance. Irish renaissance का मतलब होता है कि when something is change, means the society norms, rules and regulation, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत बड़ा चेंज आता है. तो अगर देखा जाए तो जब एक एरा ख़त्म होता है, ठीक है, राइटिंग का भी बहुत सारे फैशन या वोग होते हैं, जैसे हमारे कपड़ों के होते हैं, खाने पीने में होते हैं, म्यूज़िक के होते हैं, इसी तरह से राइटिंग में भी होते हैं. राइटिंग का भी एक दौर होता है. बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉवेल्स पसंद करते थे, देन शॉर्ट स्टोरी केम, देन नॉवेलेट केम, देन ट्रैवलॉगी केम. आजकल ब्लॉग बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड ईजी टू राइट, कन्वीनियंट, ये सारी चीज़ें. तो आयरिश लिटरेरी रेनेसांस में इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी. काफ़ी फेमस इन्होंने नॉवेल्स लिखी और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ रहे हैं किस फॉर्म में, हिज फर्स्ट फ्लाइट. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स. स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट. फैमिली ऑफ सीगल, ये कैरेक्टर्स हैं जिसमें 6 मेंबर्स हैं इन द फैमिली ऑफ सीगल एंड यंग सीगल, वन हु इज अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर. तो यहाँ पे कैरेक्टर सीगल है, तो सीगल तो दे आर रिजेंबल, वी आर नॉट हैविंग द नेम लाइक ह्यूमन बीइंग आ कैप. ठीक है, तो सीगल एक वाटर बर्ड होता है, नियर द सी, नियर द वाटर बॉडी दे लिव, पानी के पास रहते हैं. ज़्यादातर मोस्टली फिश एज अ फूड दे ईट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 6 लोग हैं उसकी फैमिली में और एक यंग या छोटा सीगल है, उनको मिलाकर. इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन दिया गया है कि वो जो छोटा सीगल है अभी वो उड़ना सीख रहा है, वो उड़ नहीं पाता है, एंड ही वॉज हैविंग अ फियर. देन रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, वो उसको थोड़ा सा फियर है, राइट. तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स. There was a young child in the family who was unable to fly even after several tries. The story highlights the importance of family and friends in one's life. It also gives the message that one needs to believe in self to overcome all the hurdles of own life. तो वो जो छोटा सा सीगल है वो बहुत ज़्यादा फियर महसूस करता है, नहीं उड़ना सीख पा रहा है. ऐसा नहीं है कि इज़ नॉट ट्राइंग, वो ट्राई कर रहा है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है. द स्टोरी हाईलाइट्स, क्या चीज़ बताती है इस स्टोरी से, हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें फैमिली और फ्रेंड्स ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं. मीन्स वाई, बिकॉज दे आर लिविंग एट द सेम प्लेस, दे आर हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट, उनकी भी वही है. तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अफेक्शन और लव से हमारी मदद कर सकते हैं.
और दूसरा मैसेज ये दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपको खुद में विश्वास है और आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं आप उसको ओवरकम करोगे, ओवरकम इज कॉल्ड रिमूव करोगे, देन नोबडी कैन स्टॉप यू. So here not only the message for the others has been given but it is shown by taking one of the character कि कैसे उसके जो सामने थी वो बेसिक हर्डल है जिनके बिना आप जी नहीं सकते हो. ठीक है, तो सीगल इफ सीगल विल नॉट फ्लाई हाउ कैन इट सर्वाइव, नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन कैसे उसने अपने डर को दूर किया अपने हार्ड वर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से, एंड ही बिकेम सक्सेसफुल. द सीगल फैमिली, चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें वन बाय वन वैल्यू पॉइंट आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैराग्राफ्स. द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल थे, 6 लोग थे. मदर, फादर, 3 sons and 1 daughter. All of them except youngest son are expert in flying high. उनके कितने बच्चे थे? 3 बॉय थे और 1 गर्ल थी. तो उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो एक बॉय था एंड वो बहुत ज़्यादा डरता था फ्लाई करने से. बाकी जितने लोग थे दे वर ऑल एक्सपर्ट इन फ्लाइंग वेरी हाई. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. He relies on the food and his parents bring back from their flights. यहाँ पे बताया गया है कि उसके पेरेंट्स जो थे उसको बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत समझाते थे, उसकी हेल्प करते थे कि भाई यू हैव टू फ्लाई, बट बहुत ज़्यादा ट्रायल के बाद भी वो नहीं उड़ पाया बिकॉज ही ऑलरेडी बिकेम स्कैर्ड व्हेनेवर ही ट्राइज टू फ्लाइंग. जब भी फ्लाइट का टाइम आता था, उसके उड़ने का समय आता था, वो बहुत ज़्यादा डर जाता था, नर्वस हो जाता था और उसके बाद ही स्टॉप्ड ट्राई एनी मोर. ही रिलाइज ऑन द फूड. रिलाइज ऑन द फूड मतलब वो सिर्फ क्या, रिलाइज एक तरह से उड़ने के लिए क्या ज़रूरी है, मीन्स लाइक यू गो फ्लाई अवे, फाइंड योर फूड योर सेल्फ एंड ईट. बट ही रिलाइज वो छोटा सा था तो अभी भी वो डिपेंड था, मतलब जब उसके पेरेंट्स लेकर आते थे खाना तभी वो खा पाता था बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. अब खाने के लिए खाना विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो टू पिक दैट और टू अर्न दैट, कहीं से लाना पड़ेगा. तो वो नहीं जा पाता था तो उसके पेरेंट्स थे वो लेकर आते थे जब वो अपनी फ्लाइट से वापस आते थे. मतलब जब भी वो खाना ढूंढ कर लाते थे वो उसको देते थे, वो खाता था. तो ये बेसिक चीज़ बताई गई. ये उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी नहीं, वो सबकी ही प्रॉब्लम थी. मीन्स उसके जो फैमिली मेम्बर वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा इस बात से टेंस थे कि ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. नाउ सेकेंड आता है यंग सीगल्स फेयर ऑफ फ्लाइंग. The youngest son is afraid of flying as he thinks that if he flies, his wing would not support him and he would fall down in the sea below and drown. Even his parents have rebuked him. They even threatened him. If he doesn't fly, he would die of hunger, but he does not try. तो क्या चीज़ है उसमें, क्या फ्लाई, डर क्या था उसका जो बताया जाए तो जो सबसे छोटा उनका सीगल था वो उड़ने से डरता था. उसको क्या लगता था कि जैसे ही वो उड़ेगा तो उसके जो विंग है दे विल स्टॉप फ्लाइंग. ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा और पानी में नीचे जो सी है उसमें डूबकर मर जाएगा. ठीक है, उसमें डूब जाएगा और वो मर जाएगा. ये उसको डर रहता था बिकॉज द वे वेयर दे वर लिविंग, जहाँ पे रहते थे उसके आगे पूरा सी था, पूरा सी था. बिकॉज सीगल्स आर द क्रीचर्स ना हु लिव नियर द वाटर बॉडीज, एट द बैक ऑफ द वाटर बॉडीज. फिश उनका मेन फूड है तो वो वहीं रहेंगे. तो उसको हमेशा यही डर लगता था कि उसके विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा और डूब जाएगा. उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको बहुत रिबक भी किया. रिबक आप बोल सकते हो स्कोल्डेड. ठीक है, बहुत ज़्यादा डांटा, उसको थ्रेट एंड धमकी भी दिया बहुत ज़्यादा कि भाई अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे. बिकॉज फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग वी बोथ फीड यू, कब तक खिलाएंगे, गो एंड टेक योर फूड एंड सच, ट्राई टू लर्न द फ्लाई. बट वो क्या करता था, वो नहीं करता था. बट ही डज नॉट ट्राई, लेकिन वो कोशिश नहीं करता था. जब भी कोशिश करता था थोड़ी सी उड़ने की, लेकिन वो कभी भी आगे नहीं जा पाता था. ये जो डर था उसके मन में बैठ गया था कि वो नहीं उड़ पाएगा. पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन. अब यहाँ पे बताते हैं कि पेरेंट्स, अभी जब पेरेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी मैनर व्हेन दे ट्राई to teach the children or they stop listening to them, they are not understanding और they decided कि वो सुनेंगे ही नहीं, वो नहीं सीखेंगे. तो पेरेंट्स को फिर दूसरी टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं, उनको लेनी पड़ती हैं, अडॉप्ट करनी पड़ती हैं और अप्लाई भी करनी पड़ती हैं. Now, after so many failed attempts, his parents leave him alone on the rock without food. They even taunt him for his
cowardice. The young seagull looks at his brother and sister enjoying swimming, diving and seawater for the fish to feed themselves, but no one comes near to him to offer the food. अब यहाँ पर बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स किए उसने, अटेम्प्ट इज कॉल्ड एफर्ट्स, काफ़ी उसने कोशिश की, बार बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। तो अब पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, पहले तो वो काफ़ी टाइम तक वो लेके आते थे उसके लिए खाना, उसको खिलाते थे, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ यू बी अलोन हियर ऑन द रॉक, वी आर गोइंग, वी विल नॉट ब्रिंग एनी फूड फॉर यू। नाउ दे इवन टॉन्ट हिम, उन्होंने उसको टॉन्ट भी किया। टॉन्ट आप बोल सकते हो आयरॉनिकल वे में, ताना मारना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मीन्स द वे दैट द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग दे आर हर्टिंग समवन। तो बहुत सारे हर्टिंग वर्ड भी उन्होंने यूज़ किए। किस तरह से? उसको उन्होंने कावर्डाइज बोला। कावर्डाइज कॉल कायर जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट ब्रेव इनफ, यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन नॉट जस्ट गो अवे वेयर एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट सिट देयर एंड थ्रू आउट द डे यू कैन सिट हियर, लाइक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। द यंग सीगल लुक्स एट हिज ब्रदर, वो अपने भाइयों को देखता था, बहनों को देखता था कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वो स्विमिंग करते थे, डाइविंग करते थे सी वाटर में, और फिश अपने लिए खुद ढूंढ कर लाते थे। डाइविंग इज कॉल्ड इस तरह से डुबकी लगाना, ठीक है, नीचे जाके, क्योंकि फिश ऊपर तो होंगी नहीं वाटर में, ठीक है। तो सीगल ऑल्सो नो हाउ टू डाइव एंड कॉट द फिश इन देयर बीक्स। तो वो यही करते थे, ब्रदर सिस्टर, वो स्विमिंग भी करते थे, मतलब पानी के बिल्कुल सरफेस पे वो तैरते थे। जैसे ही उनको लगता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप पानी के लेयर पे सरफेस पे तैर रहे हो, आपको लगा कि हाँ उधर फिश है, तो दैट साइड, क्योंकि कहीं भी फिश ऐसे डाइव नहीं कर सकते। व्हेन दे फाउंड कि यस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, एट दिस प्लेस ऑफ द वाटर बॉडी द फिश इज देयर, वहीं उसी जगह वो डाइव करते थे, देन क्लच द फिश इन देयर बीक एंड कम्स आउट, बाहर आ जाते थे। तो वो ये सारी चीज़ें देखता था अपने भाई बहनों को करते हुए, बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर द फूड। सबको वो देख रहा था कि सब खाना खा रहे हैं, सबको फिश मिली है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था उसको फीड करने के लिए, बिकॉज नाउ द पेरेंट्स हैड टू बिकम हार्श, ठीक है, उनको होना पड़ा था, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए समटाइम दे हैव टू डू, मीन्स वी ऑल हैव टू डू द काइंड ऑफ टैक्टिक्स। तो उनको लग रहा था कि हाँ जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो एनी हाउ ये खुद ही एफर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका हंगर एंड हीट इंक्रीज। अब यहाँ पे हंगर एंड हीट इंक्रीज, कितनी देर तक आप भूखे रहोगे? ज़्यादा देर तक आप भूखे भी नहीं रह सकते हो। एज द टाइम पासेस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर and the heat. He moves closer to the edge and pretends to fall asleep, but nobody takes notice of him. अब वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो यंग सीगल था वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था भूख, काफ़ी देर हो गई थी, उसने कुछ खाया नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब सीगल वाटर बॉडी के पास रहते हैं, तो दे कैन नॉट बियर सो मच हीट, दे हैव टू बी नियर द वाटर, पानी के पास ठंडक होती है, तो उसको गर्मी भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। वो थोड़ा सा पास जाता है एज के, जो रॉक होती है उसके एज के पास जाता है, एंड प्रिटेंड्स आप बोल सकते हो बहाना करना, ठीक है, मीन्स टू शो समथिंग दैट इज नॉट रियल और राइट, ठीक है, फेक बिहेवियर आपको शो करना। उसने बहाना किया कि जैसे कि वो सो रहा है, बट नोबडी नोटिस, किसी ने भी उसको नहीं देखा। उसने क्या सोचा, एज पे जब वो आ गया, उसको लगा कि रॉक में वो काफ़ी पीछे बैठा हुआ है, तो उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आगे आ गया, रॉक के बिल्कुल एज के पास आ गया, सो दैट दे कैन लुक एट हिम, बट किसी ने भी उसको नोटिस तक नहीं किया। हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी हैड हार्टली ब्रेकफास्ट एंड फादर सीम्स बिजी प्रीनिंग द feathers ऑन हिज बैक। अभी उन्होंने देखा था कि जो उसके भाई और बहन है, उन्होंने बहुत अच्छे से, हार्टली ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड इनफ, मीन्स दे हैव फिल्ड देयर टमी वेल इनफ बाय कैचिंग द फिशेस एंड फीड देमसेल्व्स। और जो पापा थे उसके, वो क्या कर रहे थे? वो प्रीनिंग कर रहे थे अपनी फादर्स का ऑन हिज बैक। प्रीनिंग इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो क्लीनिंग, ठीक है, जो क्लीन करते हैं, क्लीनिंग ऑफ विंग्स या फेदर्स। तो उसके बैक पे जो फेदर्स थे, उनके पापा जो थे, अब बीक बहुत बड़ी होती है उनकी, आई शोड यू द पिक्चर, मैंने आपको दिखाई थी, ये काफ़ी बड़ी उनकी बीक होती है, तो वो बीक को पीछे करके ऐसे अपनी बैक पे जो फेदर्स थे उसको प्रीनिंग कर रहे थे, मतलब उसकी क्लीनिंग कर रहे थे वो, ठीक है। द मदर लुक्स एट हिम एंड ट्राइज टू टेम्प हिम with the pieces of the fishes. Her begging and crying does not affect
him. अब यहाँ पे जो माँ है वो क्या कर रही थी, वो उसको टैम्प करने की कोशिश कर रही थी. टैम्प आप बोल सकते हो ट्राई टू एंटाइस दैम, ठीक है, ललचाना किसी को, वो उसे ललचाने की, कैसे ललचाने की कोशिश कर रही थी, वो उसको पीसेस दिखा रही थी फिश के, कि वो फिश के पीस देख के मे बी ही वुड ट्राई टू फ्लाई, वो उनके पास आएगा, वो फिश के पीसेस ले लेगा. बट हर बैगिंग इज कॉल्ड, वो रिक्वेस्ट कर रही थी, मदर जो थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी. क्राई एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हिम, वो रो भी रही थी कि बच्चा आ जाओ. बिकॉज इफ मदर फाउंड दैट हर और हिज इफ मदर फाउंड दैट हर बेबी इज हंग्री, ठीक है, तो कोई भी मदर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, कोई भी हो, शी विल नॉट गेट वरीड अबाउट दैट थिंग दैट शी विल फील हर टमी एंड उसका बच्चा भूखा रह जाए. तो शी वॉज इन जस्ट दिस टाइप ऑफ डिलेमा कि सीगल ने उसके यंगेस्ट जो सन था, ही हैड नॉट एट एनीथिंग, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन एट ऑल सिंस मॉर्निंग, एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हंग्री, ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री. एंड हर मदर, जो बच्चा था, हिज मदर wanted to take him or wanted to call him to her by showing the pieces of the fish, ठीक है, by begging कि please come, इस तरह से वो जो gestures कर रही थी. and it was looking as if she was crying, मतलब she was very sad because her baby was still hungry. तो लेकिन ये सारी चीज़ों ने उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं किया, and he did not even move from his place. Now young seagull dives for food. अब क्या हुआ, अब देखते हैं. डाइव्स इज कॉल्ड डुबकी लगाना. तो यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. कितनी देर तक वो रुकेगा, अब हंगर उसकी बढ़ती जा रही थी. टाइम जैसे जैसे पास होता जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि आज तो इसको खाना देना ही नहीं है. लेट हिम गो टू हिज फ्लाइट. He was surprised enough at his mother's ignorance of his pitiful condition. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था कि कैसे उसकी मदर ने इग्नोर कर दिया उसकी पिटिफुल कंडीशन पे. पिटिफुल इज कॉल्ड बेचारी, पुअर कंडीशन पे उन्होंने दया नहीं आई उसकी माँ को, मैं कितना भूखा हूँ, ठीक है, मैं भूख से, मतलब ही वॉज जस्ट डाइंग और ही वॉज जस्ट अनकॉन्शियस, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी. लेकिन इस चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था माँ पे, तो इस चीज़ देख के वो बहुत सरप्राइज हो रहा था. Thus he dives for food. He begins to fall down with a scream as soon as he dive. इसके बाद उसने क्या किया, ऊपर से छलांग लगाई. कुछ ना कुछ तो करना ही था, कोई भी नहीं आ रहा था उसकी हेल्प के लिए. एवरीबडी वॉज हेयर एंड देयर एंड नोबडी वॉज इवन पेइंग अटेंशन ऑन हिम. वो भूख उस पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी. एंड अल्टीमेटली ही डाइव्स फॉर फूड. उसने रॉक से नीचे छलांग लगाई. ही बिगिंस टू फॉल डाउन. जैसे ही उसने रॉक से नीचे उड़ना शुरू किया, अब वो नीचे गिरता जा रहा था. विद ए स्क्रीम एज सुन एज ही डाई. स्क्रीम इज कॉल्ड चीखना, बहुत तेज चिल्लाना. उनकी जिस तरह की भी बीक होती है, स्क्रीम होती है, जो बर्ड्स का साउंड होता है, उसमें पता चल रहा था कि हाँ, दिस इज द साउंड और दिस इज द स्क्रीम ऑफ फियर, ठीक है. वो उसको पता था कि वो गिर जाएगा, तो वो वैसे जैसे ही उसने नीचे छलांग लगाई एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, उसकी स्क्रीम निकली, बहुत तेजी से उसने चीखना शुरू किया. नाउ फ्लाइट बिगेन्स. अब उसकी जो फ्लाइट थी वो शुरू हुई. द यंग सीगल बिगेन्स टू फॉल इन द सी. ही इज अफ्रेड ऑफ drowning, so he tries to spread his wing outwards and begins flying. He feels a little dizzy, but all his fear vanished. He soars slowly downwards and upwards. He could finally fly on his own. ये काफ़ी टेक्स्ट में ये काफ़ी इलाबोरेट मैनर में लिखा हुआ है, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि उसने खुद ट्राई किया, बिकॉज दैट डे नोबडी हैड कम टू हिम. कोई भी नहीं आया था उसके पास. अब जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया, तो सबसे पहले वो ऐसा लग रहा था उसको कि वो नीचे सी की तरफ गिरता जा रहा है. अब उसको डर लगा कि कहीं वो डूब ना जाए, तो उसने क्या किया, डूबने से बचने के लिए उसने अपने दोनों विंग्स को स्ट्रेच किया आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकाला और उनको फ्लाई करना शुरू किया. नाउ ही फील्स लिटिल डिजी. थोड़ा सा उसको डिजी फील हो रहा था, अनकॉन्शियसनेस फील हो रहा था उसको. बट ऑल इज फेयर वैनिश्ड. और जितना भी उसका फेयर था वो गायब हो गया, चला गया, रिमूव हो गया. ही सोर स्लोली. वो उड़ रहा था बहुत तेजी से, वो फ्लाई कर रहा था. कहाँ कर रहा था, धीरे धीरे नीचे और ऊपर, हर जगह वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. अब उसको पता चल गया था कि हाँ, अब वो उड़ सकता है अपने आप. अब वो खुद उड़ रहा था, अपने आप उड़ रहा था, धीरे धीरे उड़ रहा था, बहुत तेज फ्लाइट नहीं ले पा रहा था. बट स्टिल ही हैड ट्राइड एंड दिस वाज हिज फर्स्ट डाइव एट हिज ओन. अपने आप उसने पहले बार, दिस वाज द फर्स्ट डाइव, फर्स्ट फ्लाइट
डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, साइडवर्ड्स, हर जगह उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी जो उसने अपने आप सीखी थी. जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रियूनियन ऑफ द फैमिली. अब यहाँ पे जॉय ऑफ फ्लाइट ये आया है सीगल के लिए. द सीगल बिकम्स सो हैप्पी एंड सोर्स हायर कॉलिंग गा गा गप. It was really a joyous moment for the whole family. His brother, sister, along with their parents, come near and encourage and cheer him. The young seagull successfully made his first flight. यहाँ पर जॉय दिखा रहा है, वो हैप्पी हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अब उसका डर चला गया था. उसको पता चल गया था कि अगर मैं नीचे गिर रहा हूँ एंड इफ आई स्ट्रेच माई विंग्स आउटवर्ड्स, और अगर मैं उनको फ्लाई करूँगा तो आई विल नॉट फॉल डाउन. ठीक है, उसको ये पता चल गया था. तो वो अब बहुत तेज़ी से बहुत ऊंचा फ्लाई कर रहा था. पहले धीरे धीरे नीचे फ्लाई करना शुरू किया, लेकिन जब उसको पता लगा कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, तो वो बहुत ऊंची फ्लाइट लेने लगा. एंड वो उसके किस तरह के जेस्चर्स आ रहे थे, साउंड आ रही थी, गा गा गब, इस तरह की उसकी साउंड आ रही थी. दैट वॉज द चीयरफुल क्राई. आप बोल सकते हो कि चीयरफुल स्क्रीम वॉज देयर. बहुत खुश था वो. और ये जॉयस मूवमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं था, पूरी फैमिली के लिए था. उसके जो ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स थे वो उसको इनकरेज कर रहे थे, उसको चीयर कर रहे थे. और ये सबसे पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी उस छोटे से यंग सीगल की. तो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी. उसमें बताया गया है, इलेबोरेशन इज जस्ट कि कैसे दिखाया गया है कि कैसे सीगल को स्टार्टिंग में वो टेक केयर करते थे, देन किस तरह से उन्होंने एडवाइस, इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट करना शुरू किया, फिर उसको इग्नोर करना शुरू किया, एंड अल्टीमेटली उसका ट्रायल शुरू होता है. एंड आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स ही सक्सीडेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो ये पहली फ्लाइट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज the name of the chapter is his first flight, because first flight में ही he started flying very high और वो confident हो गया था. Quickly see the value and highlighted point of the story. The young seagull was sitting alone on his ledge. Now ledge आप बोल सकते हो the corner, ठीक है, the edge. जो edge होती है, edge of hill, hill या rock, जहाँ पे वो रहते थे उसका जो लेज है, थोड़ा सा बैलेंस पार्ट होता था. ठीक है, जो मतलब एकदम पॉइंट पे जो थोड़ा सा बैलेंस पार्ट होता था, वहां पर वो बैठा हुआ था. His two brothers and his sister had already learned how to fly a day before. उसके जो ब्रदर थे और सिस्टर थे वो पहले ही सीख चुके थे, पहले ही दिन ही उड़ना सीख चुके थे कि बहुत तेज़ी से और बहुत ऊंचा कैसे उड़ा जा सकता है. The young seagull was hesitant and afraid of flying. लेकिन अपने भाई बहनों को देखने के बाद भी जो यंग सीगल था वो अभी भी फ्लाई करने से डरता था. He thought that his wings would not support him. वो उसको क्यों डर लगता था? उसको ऐसा लगता था कि जैसे जो मेरे उसके विंग हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट और अफ्रेड रहता था. His parents, brother and sister regularly taunted him for his cowardice. He saw his mother holding a piece of fish in her beak. Maddened by hunger, he dived at fish. First time. With a loud scream, he fell outwards and downwards into his space. He was seized with terror. His wings were cutting through the air and he was not falling headlong now. Then he completely forgot that he had never flown before. Now he was flying over the sea. He was floating on the sea and his family was praising him, offering him pieces of the fishes. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही वो पहली बार जब उसने डाइव किया तो he was just going down to headward. ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ नीचे जा रहा था. एंड द ग्रेट टेरर सीज्ड हिम. उसको बहुत तेज़ी से डर लगा. और पहले तो वो पानी की, फिर जब वो नीचे आया तो सी की सरफेस पे वो उड़ने लगा. जब वो उसके पेरेंट्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने देखा तो उन्होंने इनकरेज करना उसको शुरू किया कि ही वॉज एटलीस्ट फ्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी. एंड उसके बाद ही मैनेज टू फ्लाई वेरी हाई एंड सोर्स इन हाई स्काई. Now let's move on to some passage of the comprehension, context-based question. पहला देखते हैं passage. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him to so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away.
First question from this line, name the chapter and its author. His First Flight, written by Lamo Flaherty. How did the seagulls brother and sisters fly away? कैसे उड़े थे उनके सिस्टर और ब्रदर जो थे वो कैसे उड़े थे? Flew away. They flapped their wings and flew away. What did his parents tell him? उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने उसको क्या बोला? They calling him shrilly. Shrilly is called बहुत हाई पिच में बोलना, बहुत तेजी के साथ बोलना. Upbraiding him, threatening him and starve on his ledge unless he flew away. यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जो पेरेंट्स थे उसको हर तरह से बता रहे थे, वो उसको डांट भी रहे थे, उसको प्यार से भी समझा रहे थे, उन्होंने उसको धमकी भी दी, ठीक है, सारी चीज़ें की, लेकिन वो फिर भी उड़ने के लिए तैयार नहीं था. तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हमको इस आंसर में लिखनी है. बहुत तेज़ी के साथ हाई पिच में वो इसलिए डांट रहे थे क्योंकि वो देवर एट डिस्टेंस, बहुत दूर थे तो वो नहीं सुन पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई देवर कॉलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कोल्डिंग और रेप्रोचिंग. स्कोल्डिंग मीन्स डांटना, हार्श आवाज में बोलना, या रेप्रोचिंग. सो द एग्जैक्ट वर्ड इज अपब्रेडिंग. इसका एग्जैक्ट वर्ड कौन सा है? अपब्रेडिंग. इसका मतलब क्या होता है? टू स्कोल्ड समवन, ठीक है, टू से हार्श वर्ड, किसी को डांटना फटकारना. आंसर्स चलो नेक्स्ट देखते हैं. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled round, raising a proud cackle. And all morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. Name the chapter and its author. We have done. What two lessons had his parents taught the day before? कौन सी दो चीज़ें उनके जो पेरेंट्स थी उन्होंने उसको सिखाई थी? पेरेंट्स ने देखा था, parents were talking about their brother and sister, how perfectly they are flying, and teaching them how to skim the waves. Skim is called swimming the waves, ऊपर waves के ऊपर से निकलना. How they are diving the fish, ठीक है, how they are diving for the fish, how they are catching for the fish. ये सारी चीज़ें वो उसके parents ने उसको सिखाई थी. Then why did his parents circle around his elder brother? Parents circle around his elder brother just because they were feeling very proud. Why? Because the brother managed to catch a fish, herring it and devour it. ठीक है, swallow कर लिया था उसने, means he was able to catch the fish, तो वो बहुत खुश थे, and that's why they were circling around. What had he seen his brother do? उसने क्या देखा, उसके ब्रदर ने क्या किया? उसके ब्रदर ने herring and devour, catch, किस तरह से फिश को पकड़ा, डाइव किया, फिश को पकड़ा और उसको खा लिया. Find a word from the passage which means to swallow. Swallow का मतलब क्या है? Swallow is called this, devour, ठीक है. devour का मतलब क्या होता है? swallow, एकदम से निगल जाना जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो सीगल कैसे खाते हैं फिश? They can just swallow the entire fish at a time, वो एक टाइम पे खा सकते हैं. तो दो चीज़ें सिखाई थी, स्किन कैसे वे पे उसका स्विम करते हैं और कैसे डाइव करते हैं. और वो जो पेरेंट्स थे वो उसके ब्रदर की एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, और उसने अपने ब्रदर को देखा था कि कैसे उसने एक फ़िश को पकड़ा और पहली फ़िश को और उनको खा लिया. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज द यंग सीगल्स मदर डूइंग बिफोर हिम? जो यंग सीगल की मदर है वो उसके सामने क्या कर रही थी? द यंग सीगल्स मदर वाज स्टैंडिंग ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. वो एक प्लेट्यू पे बैठी हुई थी, उनके जो वाइट ब्रेस्ट थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, मतलब इस पोजीशन में वो बैठी हुई थी आगे की तरफ, मीन्स शी वॉज रेडी टू फ्लाई. शी टोर अ पीस ऑफ द फिश दैट ले एट हर फीट. अभी अभी वो एक फिश पकड़ के लाई हैं, उन्होंने उसको टोर किया. टोर इज कॉल्ड टीयर. ये सेकेंड फॉर्म है टीयर की, मतलब किसी चीज़ को फाड़ देना, ठीक है. तो उन्होंने फिश जो लाई थी उसको टोर किया, उसको पीस में डिवाइड किया जो उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था. दैन शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक. स्क्रैप आप बोल सकते हो क्लीन, ठीक है. वो अपनी जो क्लीन करना, रिमूव करना, तो जो उनकी बीक पे बहुत सारी लग गया था जब टोर करते टाइम, तो वो उसको साफ़ कर रही थी. रॉक पे अपना जो बीक था उसको रब करके वो साफ़ कर रही थी, ठीक है. तो ये एक्टिविटी जो मदर की थी वो छोटा सा सीगल देख रहा था.
Next question, when did the seagull get over his fear of flying over the sea? The seagull was afraid of flying over the sea because he thought that he would drown. His family decided to teach him a lesson. They left him unattended. The mother tore a piece of the fish that lay at her feet now and then in his front. And since the seagull was hungry too much, he was compelled to attempt his first flight in order to get food. He was successful. This is when he got over his fear flying over the sea. तो यहाँ पे कैसे उन्होंने जो सीगल है उसने कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, उसको ख़त्म किया. तो जो मदर जो एक्टिविटी कर रही थी उनके सामने, उसके सामने खा रही थी, बट मदर वॉज नॉट गिविंग दैट पीस ऑफ फिश टू हिम, उसको नहीं दे रही थी. तो उसको देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटेड आ गया, सरप्राइज भी हुआ कि हाउ माई मदर कैन डू दिस, बट शी वॉज डूइंग लाइक दैट ओनली. तो जब उसके सामने ही खा रही थी तो वो कंपेल हो गया. कंपेल्ड आप बोल सकते हो फोर्स, ठीक है. वो मजबूर हो गया कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि माय मदर विल गिव मी द फूड. तो वो खुद ही उसने उड़ने का ट्राई किया एंड दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट. और वो जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो उसकी सक्सेसफुल रही बिकॉज इन दैट फर्स्ट फ्लाइट ओनली ही गॉट ओवर विथ हिज फियर. Describe the young seagull's expression when he saw his mother with food. The young seagull uttered a joyful scream because he thought that his mother was bringing food for him. He tried to come nearer to her as she flew across. जब उसकी मदर उसको दिखा रही थी, टेम्प्टेड करने की कोशिश कर रही थी, उसको लग रहा था कि his mother will give him food, वो उनके लिए लाई है. But when she started feeding herself in front of him, तब उसको लगा कि नहीं भाई, अभी तो मुझे खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने फूड के लिए. जैसे जैसे वो पास आ रहा था, जैसे ही वो और ज़्यादा पास आया, उसकी मदर जो थी वो उड़ गई. Why did the young seagull feel very miserable on the edge? Miserable is called pitiful, poor. The young seagull felt very miserable on the edge as he was alone and his family had already flown away. He was feeling very hungry and had nothing to eat. His condition was worsening because he could not even dive for fish. वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल क्यों था? एक तो अकेला था, दूसरा उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कोई भी फैमिली मेम्बर उसको नहीं दिख रहा था, सब बहुत दूर उड़ गए थे और उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी. वर्स मीन्स ज़्यादा ख़राब, ठीक है. तो ये क्या है? सेकेंड डिग्री है बेटा. ये आपका जो बैड होता है उसकी सेकेंड डिग्री है. सेकेंड डिग्री का मतलब ज़्यादा ख़राब, ठीक है. सेकेंड डिग्री ऑफ बैड, ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और वो डाइव भी नहीं कर सकता था फिश के लिए. तो उसकी जो पूरी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, वी कैन से. डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल. द यंग, अब कैसे उड़ा, ठीक है, उसका बताना है कि वो कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, क्या क्या किया. The young seagull dived at the fish due to hunger and fell outwards and downwards into space. He thought of getting drowned, but his wings spread outwards automatically. He moved downwards and outwards and landed safely on the sea and floated on it without any fear. जब वो नीचे आया, जब उसने डाइव किया पहली बार, तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, नोबडी वाज देयर, उसकी माँ उसके पास आई, वो भी चली गई, तो वो ऐसा लग रहा था कि अब वो नीचे गिर जाएगा. तो जैसे ही उसने डाइव किया, ही वॉज फेलिंग आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिर रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स हैड. और धीरे से उसको जब ये लगा कि मैं अगर नीचे जाऊँगा और मैं डूब जाऊँगा, तो अपने आप उसके जो विंग्स थे वो आउटवर्ड्स स्ट्रेच्ड हो गए एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग automatically and like this he was now moving downwards outwards. और सीधा कहाँ जाके वो लैंड होता है? सी वेव्स पे लैंड होता है, वो फ्लोट करने लगता है और अब उसको डर नहीं लग रहा था. तो ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी. दैट वी कैन से सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट वाज द सीगल, ठीक है. वर्ड मीनिंग्स देखेंगे इसके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. थोड़े से अनयूजुअल वर्ड्स हैं बिकॉज दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू बर्ड्स, तो काफ़ी सारे आपको इसमें मिलेंगे. दिस इज़ द आउटर स्पेस के भी काफ़ी वर्ड हैं, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक, ठीक है. एंड दिस इज़ द समरी, गो थ्रू द समरी, यू विल जस्ट बी केम टू नो, you will come to know the entire chapter very clearly. Each and everything of this video will let you to understand the chapter deeply, ठीक है. No need to go through the text if you don't have the time. This video, this compact series is totally ideal for your last minute preparation. Moving towards the next part of this chapter, आगे चलते हैं.
Two stories about flying part 2, Black Aeroplane. Now about the author, we'll start some information. That is Frederick McCarthy. तो Frederick McCarthy is the chapter's author. ये chapter के writer हैं. इनके बारे में हम पढ़ते हैं. चलो ये color ठीक है. नहीं. हाँ, this is okay है ना. चलो. So he was born on 25 August 1938. Right now he is 84. नहीं, अभी तो ज़्यादा हो गए होंगे. And he was born in Ashford, Kent, England. Now occupation क्या है इनका? He was a novelist and nationality क्या है इनकी? British. ठीक है. And period 1969 to present, अभी भी हैं ये 1969 से लेकर अब तक. Genre क्या है? Crime fiction and thriller. जेनर आप बोल सकते हो. जेनर का मतलब किस चीज़ में ये ज़्यादा लिखते थे. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो नेचर लविंग पोइट होते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं, कुछ माइथोलॉजिकल लिखते हैं, थ्रिलर लिखते हैं. तो ये कौन से जेनर में लिखते थे? क्राइम फिक्शन एंड थ्रिलर. इनके कुछ नोटेबल वर्क देखते हैं. नोटेबल वर्क आप बोल सकते हो फेमस राइटिंग. द डे ऑफ द चिकॉल, then the Odisha File, the Dogs of War, the Fourth Protocol, the First of God and No Comebacks. ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क हैं. इन्हीं की आज हम एक राइटिंग पढ़ेंगे जो ब्लैक एरोप्लेन है इन द चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में. द नरेटर, अ पायलट हु वाज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड लॉस्ट हिज वे ड्यू टू स्टॉर्म. तो ये स्टोरी मेन किस चीज़ के बारे में है कि एक पायलट है जो कि एक नरेटर है, वही बता रहा है कि वो अपना फ्लाइंग कर रहा है डेकोटा एरोप्लेन. नाउ डेकोटा आप बोल सकते हो डिफेंस एयरक्राफ्ट. ठीक है. डिफेंस के कोई एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें नाम है इसका ये. तो डेकोटा अपना प्लेन वो उड़ा रहा है. कहाँ जा रहा है वो? ओवर फ्रांस के ऊपर से वो उड़ा रहा है बैक टू इंग्लैंड. कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है. एंड वो क्या अपना रास्ता भूल जाता है स्टॉर्म की वजह से, बिकॉज ही इज इन द स्काई राइट नाउ. तो बिकॉज ऑफ द डिटेरियोरेटिंग वेदर एटमॉस्फेयर वो अपना रास्ता भूल जाता है. The unknown friend, a pilot who was flying the black aeroplane, helped the narrator to find the way in the storm. अच्छा, ब्लैक एरोप्लेन, ये डकोटा एरोप्लेन को नहीं बोला गया है. एक वहाँ पे उसको अननोन फ्रेंड मिलता है, एक और पायलट. अब जैसे हमारे रोडवेज होते हैं, वाटरवेज होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग, नंबर ऑफ द पीपल, अदर पीपल आर ऑल्सो गोइंग. सेम एज जब वो स्काई रूट में था तो वहाँ पे उसको एक और पायलट मिलता है. एंड ही वॉज फ्लाइंग अ ब्लैक एरोप्लेन. वो क्या कर रहा था? ब्लैक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था. और वो उसकी हेल्प करता है नरेटर की अपना रास्ता ढूंढने में उस स्टॉर्म या तूफान में से. ठीक है. तो ये मेन स्टोरी है. द वर्किंग वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर whom the narrator asked about the unknown friend ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. अब वो जब बाद में वापस आता है तो वर्किंग वुमेन जो थी, जो कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल रूम पे काम करती हैं, वो उससे पूछती हैं कि भाई, जो नरेटर पूछता है उससे कि वो जो अननोन फ्रेंड था जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कौन था. In the story, the narrator was flying to England with his family to enjoy his holiday. मतलब वो अकेला था, अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए. He wanted to reach England in time so that he could enjoy a good English breakfast with his family. वो इंग्लैंड बहुत जल्दी वापस जाना चाहता था जिससे अपनी फैमिली के साथ जाकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सके. इसीलिए he was in hurry. बट कैसे होता है, उसके बीच में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या हर्डल आती है, हाउ ही कम थ्रू विद दोज हर्डल्स, वो अब हम आगे देखते हैं. चलो, ये डिवीजन है जो हमारा चैप्टर का इन सम वैल्यू पॉइंट्स. फर्स्ट है द ट्रिप टू इंग्लैंड. The author was flying his aeroplane at night over France to England. He was eager to meet his family and he was dreaming of his holidays. The stars were shining in the clear sky. Even the city, Paris, could be seen down below. He called Paris control to get instructed about the way. He was instructed to turn 12 degree west. ठीक है. तो अब यहाँ पे बताया गया है कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, अपने घर जा रहा है, उसको अपनी फैमिली से मिलना है. बहुत ज़्यादा ईगर है वो हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और जो वेदर है, अगर वेदर बोला जाए तो बहुत अच्छा वेदर है. क्लियर स्काई है, शाइनिंग स्टार्स हैं. हाँ, किसी भी तरह का ऐसे अनवांटेड वेदर नहीं है. अब जो ऊपर से अगर वो नीचे देखेगा तो जो पेरिस जहाँ से वो जा रहा है तो उसको सिटी भी दिखता है कि बहुत चमचमाता हुआ. मीन्स ही वॉज एबल टू सी क्लियरली एवरीवेयर.
इन फ्रंट ऑफ हिम, बिलो हिम, सब चीज़ें बहुत साफ दिख रही थी। अब पेरिस के कंट्रोल रूम में उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसको अपना जो प्लेन है वो 12 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट घुमाना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मीन्स दे आर कंटिन्यूसली इन द कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो उनको बताते हैं। 3D व्यू से दे आर लुकिंग टुवर्ड्स, मीन्स बहुत ज़्यादा आगे का देख सकते हैं इन कंट्रोल रूम। तो किसी भी जो भी इस तरह का अब्रप्ट या सडन अनवांटेड कंडीशन होता है, दे ईजिली केम टू नो। और अगर किसी से कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज स्काई इज समथिंग, व्हेन यू आर इन द स्काई यू आर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, तो सम कॉन्टैक्ट मस्ट बी देयर। तो कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट था, वहाँ वो बोलते हैं कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको अपना जो प्लेन है डकोटा उसको टर्न करना है। नाउ यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, फेयर ऑफ स्टॉर्म। Everything was going well before he saw the storm clouds and Paris was about 150 kilometers behind him. It was natural for the author to panic. He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. He was confused for a moment. तो पेरिस कितनी दूर चला गया? 150 किलोमीटर, मतलब इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तब उसको अचानक से महसूस होता है कि नाउ ही वॉज एबल टू सी ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स का क्या मतलब हुआ? स्टॉर्म अबाउट टू कम, बिकॉज क्लाउड तो वाइट होते हैं, क्लियर होते हैं, ओनली दैन यू कैन असेस कि हाँ मौसम एकदम साफ है। ब्लैक क्लाउड्स का मतलब मौसम थोड़ा सा खराब होने वाला है। तो अब उसका पैनिक होना बिल्कुल ज़रूरी था। पैनिक का मतलब वो घबरा गया, वो डर गया, ठीक है, वो परेशान हो गया, बॉदर्ड हो गया, ठीक है। तो वो बॉदर हो गया, ट्रबल्ड हो गया। उसके बाद वो कहता है कि भाई, वो सोचता है कि ऐसे में तो प्लेन उड़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाउ वी कैन फ्लाई द प्लेन? जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं है, आगे क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू फ्लाई द प्लेन? ही वॉज कन्फ्यूज फॉर अ मोमेंट। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बिकॉज पेरिस तो अब काफ़ी दूर रह गया था, वो पीछे भी नहीं जा सकता था अब। Now, a risky but brave decision of the author. एक risky लेकिन उसको कोई ना कोई decision तो लेना ही था. As everything was fearful at the moment, the author decided to risk and flew into the storm. But everything went berserk. The compass as well as the other instrument stopped working. He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. अब यहाँ पे उसका he was alone in the aircraft, वो बिल्कुल अलग अकेला था, तो जो भी डिसीजन लेना था वो उसको ही लेना था। तो उसने कहा कि जो भी भाई लेना है वो जल्दी ही डिसीजन लेना होगा। तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि भाई मैं रिस्क लूँगा और मैं स्टॉर्म के बीच में से फ्लाई करके जाऊँगा। Nobody was there to console him, nobody was there to give opinion, nobody was there to help him. इसीलिए उसने खुद डिसाइड कर लिया। एंड बट क्या हुआ? एवरीथिंग वेंट बर्सक, सब कुछ गलत हो रहा था। बर्सक आप बोल सकते हो, सब कुछ गलत या हॉच पॉच हो रहा था, ठीक है, इन अ वेरी क्रेजी मैनर, ठीक है। क्रेजी मतलब जो भी सोच रहा था वैसा कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था। जो कंपस था और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे उन सब ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, कंपस जो होता है दैट इज़ फॉर शोइंग द डायरेक्शन। इसमें आपको डायरेक्शन पता चलता है ना कि आप किस तरफ हेड कर रहे हो। शोइंग द डायरेक्शन के टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसको कंपस से पता चलता है। लेकिन जब मौसम ख़राब होता है देन ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। ही वॉज अनेबल टू सी आउटसाइड द प्लेन एज द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था प्लेन के बाहर। एंड प्लेन कैसा कर रहा था? प्लेन जंप कर रहा था, ट्विस्ट मतलब घूम रहा था एयर में। जब ख़राब मौसम होगा, जब उसको उसके परफेक्ट रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। तो जो जिस तरह से वो प्लेन चल रहा था वो उसकी आउट ऑफ कंट्रोल था। वो ट्विस्ट कर रहा था, जंप कर रहा था। ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट पेरिस, उसने कोशिश किया कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करने का पेरिस में, बट नहीं लग पा रहा था उसका कॉन्टैक्ट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। अब क्या था? वो खो गया था, पूरी तरह से वो स्टॉर्म में खो गया था। Here, the black aeroplane appeared. Now, suddenly the author saw another black aeroplane in the storm by his side without lights on its wings. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm.
अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तभी उसको अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन दिखता है। कोई भी लाइट्स नहीं थी, कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी, चमक नहीं रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं वैसा है, वो बिल्कुल ब्लैक लग रहा था देखने में। बट फिर भी उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ही वॉज हैविंग अ रिलैक्सिंग ब्रेथ कि हाँ चलो मेरे अलावा कोई दूसरा तो है, मुझे कोई और तो दिखा। द पायलट ऑफ अनदर प्लेन वेव्ड एट हिम एंड सिग्नल्ड टू फॉलो, सो ही डिड दैट बिकॉज ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट। अब जो ड्राइवर था, ठीक है, जो आई एम सो सॉरी, जो पायलट था, वो उसकी विंडो के पास आया और उसने सिग्नल किया कि भाई जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे फॉलो करो। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था और वो कुछ नहीं कर सकता था। नाउ हु वॉज ही, शुड ही रिलाई ऑन हिम और नॉट, और शुड ही जस्ट चेंज हिज वे, या अपना डिसीजन लेना चाहिए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि भाई अभी तो मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो उसने उसकी ही बात मानी और जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो जा रहा था वो उसको फॉलो कर रहा था। A black aeroplane appeared. I think it's again, yes, repeated. Doesn't matter. A safe landing. अब आता है हमारा a safe landing. The author flew over half an hour, which was quite strange to him as he had fuel only for 5 or 10 minutes. He felt tearful, but suddenly he saw two bright lines in front of him. It was a runway. He was able to land safely, which gave him a sigh of relief. It was just like a miracle for him. अभी लगभग उसने आधा घंटे तक वहाँ पे फ्लाई किया। जब उसको ब्लैक एरोप्लेन दिख गया था उसके बाद ही वॉज एबल टू फ्लाई फॉर हाफ एन आवर, अनदर हाफ एन आवर। लेकिन उसने ये सोचा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, उसके पास तो इतना फ्यूल बचा ही नहीं था। ठीक है, जो फ्यूल डाला जाता है एरोप्लेन में चलाने के लिए, वो फ्यूल तो सिर्फ 5 या 10 मिनट का था, वो आधा घंटे कैसे उसने फ्लाई किया? दिस वॉज आउट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही फेल्ट टीयरफुल, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, बिकॉज ही वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ सेफ, कि वो इतनी देर तक उड़ा, सारी चीज़ें जो अभी बिल्कुल अपोजिट थी वो सारी चीज़ें अभी बिल्कुल सही हो रही थी। अभी उसको अचानक से 2 ब्राइट लाइंस दिखती हैं, चमकती हुई लाइन दिखती हैं, और ये लाइंस किसकी थी? रनवे की थी। रनवे यू मस्ट नो, जब एयरपोर्ट आने वाला होता है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है, वो जो पूरा रनवे होता है वो उसको चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको बहुत ज़्यादा सेफ फील हुआ बिकॉज उसको अपना नोन लैंड मिल गया था, रनवे मिल गया था, एंड ही हैज़ टेकन अ साई ऑफ रिलीफ। उसने राहत की सांस ली एंड ये उसको एक मिरेकल, एक जादू की तरह लग रहा था। साय आप बोल सकते हो ब्रेथ, ठीक है, उसको बहुत जैसे बोलते हैं तसल्ली की सांस ली उसने, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए पूरी तरह से जादू थी, उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। The greatest surprise. The author came out of his plane to thank the pilot of the black aeroplane, but he was shocked to see no one there. He went to control tower and asked the woman about the place and the black aeroplane. Hearing his word, the woman laughed and said that there was no other aeroplane except his. It was a big surprise to the author. He was dumbfounded as he had no explanation for the miracle. अब जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसको ऑब्वियसली ही वांटेड टू थैंक टू दैट एरोप्लेन पायलट। तो जब वो नीचे उतरा उसने देखा लेकिन उसको कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया। उसको क्या लग रहा था कि भाई मैं जिसके पीछे आ रहा हूँ तो सेफ लैंडिंग वो भी तो करेगा, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे। स्टोमी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फियर हो रहा था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो उस एरोप्लेन को भी नीचे लैंड करना चाहिए था, बट दैट एरोप्लेन वॉज नॉट देयर। तो वो सीधे कंट्रोल रूम जाता है, वहाँ पर जो कंसर्न वुमेन होती है वो उससे पूछता है कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, उसमें कौन था, वो कहाँ गया। तो शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगती है और वो कहती है कि भाई वहाँ तो कोई और एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था, सिर्फ उसका था और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, मिरेकल था ऑथर के लिए। वो बिल्कुल डम्बफाउंडेड हो गया। डम्बफाउंडेड आप बोल सकते हो कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें देखी थी, उसने महसूस किया था सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन ही वॉज एबल टू लैंड इट सेफली। तो ये चीज़ें जो थी उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, बट वो किसी से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही वॉज अलोन दैट टाइम। वो किसी को भी एक्सप्लेन करेगा, नोबडी
would be ready to believe on him. तो इसीलिए he was not able to explain, लेकिन ये जो था उसके लिए बहुत बड़ा miracle था. तो ये स्टोरी है. यहाँ पर ये आप बोल सकते हो कि हाँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सरप्राइज, एग्जैक्टली सरप्राइज फॉर हिम, जो कि किस तरह से वो बचकर आ गया. फ्यूल भी नहीं था, मौसम भी इतना ख़राब था, जो एरोप्लेन था वो भी गायब हो गया. ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट अ सरप्राइज और मिरेकल. चलो हाईलाइट पॉइंट्स देखते हैं. द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. He called Paris control and was asked to turn 12 degrees west. He thought he would be with his family and be in the time for breakfast. Everything was going well and it was an easy flight. Suddenly, he saw dark black storm clouds. He took the risk and plane went straight into the storm. Everything looked black inside the mountains of the clouds. तो यहाँ पे जो clouds हैं, black clouds को किससे compare किया गया है? Mountains of cloud, black mountains. The old plane jumped and twisted in the air. He couldn't believe when he found his compass and other instrument totally dead. Suddenly, another aeroplane appeared and he could see the face of the pilot. The pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him. The narrator was frightened as there were fuel enough that could last only for 5 to 10 minutes. ये चीज़ उसको पता चल गई थी. Suddenly he came out of the clouds and saw two long straight lines in front of him. It was a runway where he could land safely. On landing, he asked the lady in the control room where he was and who was the other pilot was. The lady replied that no other aeroplane except his Dakota flew that night. The pilot of the black aeroplane remained unsolved mystery for the narrator. तो ये एक तरह से उसके लिए मिस्ट्री हो जाती है, एक स्ट्रेंज, ठीक है, रहस्य हो जाता है जो उसको समझ नहीं आता कि भाई वो कहाँ चला गया एरोप्लेन, वो कैसे ऐसे वापस आ गया, उसके एयरक्राफ्ट में फ्यूल कैसे आ गया. ये सारे अनक्वेश्चन रिमेन मिस्ट्री, अ टोटल मिस्ट्री. अब दिस वॉज द काइंड ऑफ मिस्ट्री दैट नो अदर एविडेंस और नो अदर विटनेस वॉज देयर. कोई भी विटनेस नहीं था, तो वो किससे सॉल्व करे, किससे क्योंकि जब उसने कंट्रोल रूम में वुमेन से पूछा, शी स्टार्टेड लाफिंग. तो सेम थिंग विल हैपन विद अदर. अगर वो किसी और को बताएगा वो भी बिलीव नहीं करेंगे. चलो अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky over me. यहाँ पे जो me आ रहा है नरेटर के लिए, ठीक है, जो फ्लाई कर रहा है ना, जो पायलट डेकोटा एरोप्लेन है उसके लिए है. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch at 1:30 in the morning. कितने बज रहे हैं अभी? 1:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के. अगर हम बोलेंगे तो रात हो रही है अभी, ठीक है. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. ये one नहीं है, ये क्या है? I है. चलो, first question, how was the weather when the pilot started flying his aeroplane? वेदर कैसा था? बहुत अच्छा था. स्टार्स वर शाइनिंग. और कैसा था? क्लियर स्काई था. Why was the pilot flying his old Dakota aeroplane over France back to England? क्यों उड़ा रहा था वो अपना old Dakota back to England? Because he was dreaming of his holidays and looking forward to be with his family, right? Find a word similar to the meaning of hoping with pleasure. Hoping with pleasure is called, मतलब किसी अच्छे के लिए इंतज़ार करना. तो आप बोल सकते हो looking forward to. ये looking forward to यहाँ पे क्या पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पे क्या पूछ रहा है? Find out the word similar in the meaning. Hoping with the pleasure. अब यहाँ पे कोई भी word नहीं है. Looking forward इस phrase का ही मतलब होता है कि आगे के लिए सोचना. सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा वर्ड आएगा? लुकिंग फॉरवर्ड. Choose from the passage the word which means land outside the town of the city. यानी कि टाउन या शहर से जो बाहर की जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? कंट्री साइड. तो ये कौन सी जगह आएगी यहाँ पे? कंट्री साइड. आंसर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ.
Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains. Standing in front of me across the sky, I knew I could not fly up and over them. And I did not have enough fuel to fly around them to north or south. First question from this line. What happened when the pilot was about 150 kilometers away from पेरिस? जब वो 50 किलोमीटर बाहर आ गया था तब उसने क्या देखे? तब उसने स्टोमी क्लाउड्स देखे थे जब वो इतनी दूर पेरिस से बाहर आ गया था. What does the author compare the clouds to? किस चीज से कंपेयर कर रहा था क्लाउड्स को? ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट. किससे कंपेयर किया? ब्लैक माउंटेन. नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट. सफिशिएंट इज कॉल्ड इनफ. वेयर इज इनफ रिटन? ये रहा enough. ठीक है, enough is called sufficient. No, enough is called sufficient. The word elephantine is similar in the meaning. Elephantine is called बहुत बड़ा. अब बहुत बड़ा elephant कितना बड़ा होता है, तो उससे related कोई word हमको ढूंढना है. Standing in front of me, black, huge, बहुत बड़ा. Huge is the meaning of, no, again, ये रहा elephantine. Okay, so this context done. Now अब short questions देखते हैं. What did the writer feel inside the clouds? जब वो cloud के अंदर था, when he was among the clouds, black clouds के अंदर था, क्या feel हो रहा था उसको? When the writer entered the clouds, it became impossible to see outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air, and all the instruments like compass etc. stopped working due to the weather condition. जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर, तब आप कैसे चलाओगे? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप आंख बंद करके ड्राइविंग कर रहे हो, राइट? तो क्या हो रहा था? उसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, हर जगह ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स थे, सराउंडेड थे उसके एरोप्लेन के. तो उसका जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है. जब वो बिल्कुल एयर में था तो उसको तो ये भी नहीं समझ में आएगा ऊपर क्या है नीचे क्या है. और बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, स्टॉर्म जो खराब हो रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ऊंचाई पे था वो, तो उसकी वजह से उसका जो एयरक्राफ्ट था वो ट्विस्ट भी कर रहा था. सारे इंस्ट्रूमेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था. What did the writer see inside the black clouds? I'm so sorry that question is repeated. No. What did the writer feel inside the cloud? And this is what did the writer see inside the black cloud? See, being a teacher, I got confused. So that's why whatever the question you are going through, अच्छा हुआ चलो this gave you an exact live example आपको मिल गया. Read the question thoroughly, please, कि आपको क्या आंसर करना है. वहाँ पे फील था, वो फील था. यहाँ पे उसने क्या देखा, उसको दिखाई नहीं दे रहा था. जब आप अगर वो लिखोगे यहाँ पे आंसर, तो उसका मतलब कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर करेंगे. The writer saw black aeroplane which had no lights on its wings, and the writer could see the face of the pilot in the black clouds, who was waving and signaling him to follow to get out of the storm. क्या क्या देखा उसने? सबसे पहले तो उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा, लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन में उसके विंग पे कोई भी लाइट नहीं थी. ठीक है, उसके बाद उसने पायलट का फेस देखा. दैट्स व्हाई इट बिकेम मोर मिस्टीरियस, कि उसने पायलट को फेस भी देखा था. ऐसा नहीं था कि कोई उसने देखा कि हाँ देयर इज अ ह्यूमन बीइंग सिटिंग इन द ब्लैक एरोप्लेन हु सेव्ड हिम, और उसने उसको वेव किया. ठीक है, वेव इज कॉल्ड मूविंग द हैंड, और उसको बोला कि भाई मेरे पीछे आओ. ठीक है, इस तरह से उसने सिग्नल किया कि मैं तुमको यहाँ से स्टोन से बाहर निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे सी और फील को ध्यान रखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे. Why did the writer follow the pilot to another aeroplane? The writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. वो अपना रास्ता भूल चुका था, उसको नहीं याद था. जब कॉन्फिडेंटली अदर पायलट वाज एश्योरिंग यू कि ही वुड बी एबल टू टेक यू आउट फ्रॉम दिस स्टॉर्म, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करोगे? तो इसीलिए उसने उसको फॉलो किया. दूसरी वजह क्या थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था. ठीक है, तो इसीलिए जब उसको उसने उसका कॉन्फिडेंस देखा कि हाँ ही वुड टेक मी आउट ऑफ द स्टॉर्म, तो ही एग्जैक्टली डिड दैट. Why did the woman in the control room get shocked when the writer asked about another aeroplane?
The woman in the control room was shocked when the writer asked about the aeroplane, because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar. Now radar is giving you the exact position of each and every एरोप्लेन, ठीक है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट जो भी बाहर आपका स्काई में है उसका जो क्या है वो पोजीशन बताता है, सो दैट दे कैन नॉट कोलाइड विद ईच अदर. अब रोड पे आप कैसे देख सकते हो, रोड पे तो ईच एंड एवरी वन कैन सी ईच अदर, ठीक है. जो रोड की सेफ्टी के होते हैं वो अपने चैनल पे अपने स्क्रीन पे देखते हैं कि कहाँ कितना ट्रैफिक है, दैट कैन बी विजिबल, ठीक है. देन जो ट्रेन होता है उसका भी इसी तरह से मैनेज होता है कि कहाँ से सामने से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो जो जिस तरह के ट्रैक होते हैं वो उसी हिसाब से चेंज कर दिए जाते हैं कि भाई इधर से भी ट्रेन है इधर से भी ट्रेन है, तो वो कोलाइड नहीं कर जाए. तो ये सारी चीज़ें भी इस तरह से मैनेज की जाती हैं. यहाँ पे जो पूरा एरोप्लेन का जितनी भी पोजीशंस होती हैं डिफरेंट एरोप्लेन के कहाँ कौन से डायरेक्शन में कौन सा एरोप्लेन जाता है, इट इज़ विजिबल कंप्लीटली ऑन रडार. रडार में आप ऐसा नहीं कंट्रोल रूम में कि जिससे कॉन्टैक्ट है बस उसी को ही आप देख सकते हो, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आपको पूरे एरिया जहाँ वो जा रहा है वो एरिया क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे कोई और एयरक्राफ्ट है या नहीं, ये सारी पोजीशंस का पता कैसे चलता है, रडार से. तो जब उसने अपने रडार पे देखा वुमेन ने, कोई और एरोप्लेन का कोई भी किसी भी तरह का ट्रेस नहीं मिला उसको, ना कोई भी एरोप्लेन वहाँ पर आया उड़ा, उसको कुछ किस तरह का कोई भी हिस्ट्री या साइन या ट्रेस नहीं मिला. एंड दैट्स वाई शी स्टार्टेड लाफिंग. वो इसीलिए भी लाफ कर रही थी और वो शॉक भी हो गई थी कि भाई आपके अलावा तो आज कोई रात को प्लेन उड़ा ही नहीं है. Next is, why did the writer want to meet the pilot of another black aeroplane? The writer wanted to meet the pilot to another black aeroplane to thank him, as he had saved the life of the writer by helping him come out from the storm. ऑब्वियसली क्यों मिलना चाहता था वो, उसको थैंक यू बोलना चाहता था, उसने उसकी जान बचाई थी. वो कितना ज़्यादा पैनिक हो गया था, घिर गया था, अकेला था, ऊंचाई पर था बिल्कुल. इस पोजीशन से जिसने उसको बाहर निकाला वो उसको थैंक यू तो बोलना चाहेगा ही ना. दैट्स व्हाई ही वांटेड टू मीट हिम. वर्ड मीनिंग्स आर नॉट मच इन द, बहुत ज़्यादा नहीं है, आर नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स मीन्स ये क्या है, इट्स अ स्टोरी ना अबाउट ऑफ सम इंसिडेंट, एक छोटे से इंसिडेंट की स्टोरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है. और जो हैं भी वो ज़्यादा आपके होंगे नॉन फेमिलियर हो सकते हैं, बट इवन दैन आई हैव गिवन गो थ्रू दैट. और ये रही इसकी समरी, ठीक है. समरी आप पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस शीट में आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है वो क्लियर हो जाता है व्हेन यू गिव द आंसर, जब आप आंसर करते हो, ठीक है. तो लाइक दिस यू कैन डू योर प्रिपरेशन. आई विल कीप हेल्पिंग यू, आई विल कीप गाइडिंग यू, ओके, एंड यू कीप ऑन फोकसिंग योर माइंड on studies, and compact series for class 10 for upcoming board examination will definitely help you, right? So I will see you in next video. Take care till then.